हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियसली दो बेसिक मैप्स के लेक्चर देखे जिसमें हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट वर्ल्ड मैप और दूसरे वाले में हमने डिस्कस किया था अबाउट इंडिया। इंडिया के अंदर हमने देखा था इंडिया के स्टेट्स एंड इट्स मतलब यूनियन टेरिटरीज। उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने के बाद हम जिस कंक्लूजन पे पहुंचे वो ये था कि इंडिया से ज़्यादा तो आपकी एग्जामिनेशन में कुछ आएगा नहीं, बट हाँ बेसिक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्टेट हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे आपके चैप्टर्स हैं जिसमें नदियों के बारे में पूछ लेंगे, जैसे ड्रेनेज वाले चैप्टर में से। तो ड्रेनेज वाले चैप्टर में जब आप पढ़ रहे हैं तो इंडस के बाद गंगा, ब्रह्मपुत्रा, तो अगर आप इनका फ्लो देखना चाहेंगे, इनकी फ्लो के बारे में या फिर डेल्टास के बारे में देखेंगे तो आपको स्टेट्स पता होनी चाहिए। ट्रिब्यूटरीज भी आप ऐसे निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें हमने देख लिया है हमारे सेकंड वाले लेक्चर में। हमने बात की थी उसमें मैप की, हमने मैप को देखा था, लेकिन आज जो हम देख रहे हैं ये है हमारी ग्लोब। देखो, मैप और ग्लोब में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो आप पहले से भी जानते होंगे। वो इतना सा होता है कि मैप तो आपका एक फ्लैट सरफेस होता है और ग्लोब आपका एक तरीके का मिनिएचर होता है। किसका? अर्थ का। अर्थ का एक तरीके का रेप्लिका होता है जिसको हम कहते हैं ग्लोब। ठीक है, तो ये आपके सामने एक तरीके का रेप्लिका है हमारे अर्थ का। ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 1 जिसमें मैप हम पढ़ रहे थे अबाउट वर्ल्ड मैप, है ना, उसके अंदर हमने कॉन्टिनेंट्स एंड सब कॉन्टिनेंट्स पे बात की थी। इसमें से कुछ चीजें काफी इंटरेस्टिंग चीजें ऐसी है कि देखो, अगर मैं इसको खोल करके बिल्कुल फ्लैट कर दूं तो आपके सामने मैप आ जाएगा, बट ग्लोब एक्यूरेट आपको जो उसकी लेंथ होती है किसी भी प्लेस की वो बता पाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो आपका जो ये देखो, ये आ जाता है आपका नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इसके थोड़ा सा ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको वहां पर, यहां पर आप देखें नॉर्थ अमेरिका, ये आ जाता है आपका नॉर्थ अमेरिका और ये आ जाता है आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, ये आ गया आपका साउथ अमेरिका। एक बार छोटे से एक ब्रीफ एक बार देख लेते हैं कॉन्टिनेंट्स। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका आ गया, ये आ गया आपका अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका से थोड़ा सा और इधर चलें आप तो यहां आ जाता है आपका वन एंड ओनली आपका एंड मेरा भारत। भारत से थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो यहां आ जाता है आपका, मतलब ये पूरा का पूरा जो एरिया है दैट वुड बी एशिया। ठीक है, यहां पे आप थोड़ा सा और नीचे जाएंगे, जब आप इसको देखेंगे ये आ जाता है आपका ऑस्ट्रेलिया। अब देखो, छोटा सा कंसेप्ट मैं समझा रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया इसमें हमें कितना बड़ा दिख रहा है ना, जबकि आप वर्ल्ड मैप जब ओपन करके देखते हो, उसको फ्लैट कर देते हो, तो ऑस्ट्रेलिया अपने को छोटा सा दिखता है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। हालांकि 7 कॉन्टिनेंट्स में देखा जाए तो सबसे छोटा तो यही है, बट फिर भी ये इतना छोटा नहीं जितना छोटा हमें उसमें दिखता है। फिर एक और ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं अपन। यहां पर अगर आप चले जाएंगे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, किसका एग्जाम्पल दूं आपको मैं? ये देखो, यहां पर ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा ऊपर जाओ और यहां जाएं। चलो इसके बारे में बताता हूं। ये देखो जापान। वर्ल्ड मैप पे जब आप देखेंगे और जापान को देखेंगे तो आपको वो भी काफी छोटा दिखेगा। ठीक है, और एक और अगर मैं इसके पैरेलल एक टेरिटरी बताऊं, जब आप पहुंचेंगे इसके पास से, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, बहुत सारे बच्चे हालांकि जानते हैं इस बात को। जब आप मैप के बारे में पढ़ते हैं ना तो आपको 2 पोल्स दिखते हैं। इधर आप जाओगे तो इधर आपको बिल्कुल कोने के अंदर दिखेगा जापान और उधर दिखेगा आपको अमेरिका। और आपने पढ़ा है ऑलरेडी कि जो जापान है और ये जो आपके नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है वो 2 अलग अलग डिविजन्स में आपको दिखते हैं। वो बिल्कुल वेस्ट में दिखता है, बिल्कुल ईस्ट में दिखता है। अगर मैं उसको फोल्ड कर दूं तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा? तो बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा भैया, आपको बहुत पास पास दिखेंगे। आपने ये भी सुना होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 है, वर्ल्ड वॉर 2 है, इसमें जापान ने, वर्ल्ड वॉर 2 में स्पेशली जापान ने अपना एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाया था और अमेरिका ने दोनों ही वॉर्स में दिखाया था। तो ये चीज़ आपको ऑलरेडी ये ऐसे समझनी चाहिए कि जब जापान ने अटैक किया था किस पे? अमेरिका पे, उसको टीज करने की कोशिश की थी, तो अल्टीमेटली उसने इसी रास्ते से उसको टीज किया था। अच्छा, एक और चीज आपको पता चलनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा मैं इंडिया के बारे में भी आपको बताऊं। क्लास 9th वाले थोड़ा सा इसको अच्छे से सुनना, जब मौका मिल ही रहा है तो थोड़ा सा इसको मजे के साथ पढ़ते हैं ना। आपको चैप्टर नंबर 1 जब फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में आपको बता रहा था तो उसमें मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी। ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उसमें मैंने आपको बताया हिमालयन माउंटेन बताया, 6 बेसिक फीचर्स हमने देखे थे। फिजिकल फीचर्स हिमालयन माउंटेन बताया जिसकी 3 रेंजेस मैंने आपको बताई। नॉर्दर्न, क्लास 10th वाले कमेंट करके बताता जाना, आपको तो पता होगा, आप तो सीनियर हैं इनके और एनटीएससी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हिमालयन रेंज को हमने, अच्छा ये भी बताओ कमेंट करके मुझे कि जो हिमालयन रेंज है वो बनी कौन सी प्लेट से है। जब आपने
कौन सी वो प्लेट्स थी जो यूरेशियन प्लेट से आके टकराई और उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज हुआ, ये आपको बताना पड़ेगा। कमेंट करके बताना है क्लास 10th वालों को, क्योंकि और क्लास 9th वालों को तो पता ही होगा। खैर क्लास 10th को इसलिए कह रहा हूं मैं, कितना उनको याद है प्रीवियस ईयर का, ठीक है। ये चैप्टर और ये जो लेक्चर है बेसिकली क्लास 9th के लिए नहीं है, क्लास 10th के लिए भी है, इतना आपको ध्यान रखना है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। नॉर्दर्न, ये जो रीजन है हमारा, अगर आपको यहां पर कर्सर दिख रहा होगा तो ये वाला जो रेंज है, ये वाला हमारे हिमालयन रेंज है। इसके 3 रेंजेस हैं, सबसे ऊपर ही ऊपर आता है हिमाद्री, उसके बाद आता है आपका हिमाचल, और उसके सबसे लास्ट में आता है हमारा शिवालिक। शिवालिक से थोड़ा सा आप जैसे नीचे जाएंगे तो नॉर्दर्न प्लेन से स्टार्ट हो जाता है, जहां पे आपको ग्रीनरी सबसे ज्यादा दिख रही होगी, मतलब ये वाला रीजन। तो 2 तो मैंने आपको बता दिए फिजिकल फीचर। तीसरे फिजिकल फीचर में आ जाते हैं आप राजस्थान के अंदर, जो कि थार डेजर्ट, मतलब आपका थार डेजर्ट पड़ता है। ये वाला आपका थार मतलब आपका डेजर्ट, डेजर्ट क्या है आपका फिजिकल फीचर 3rd नंबर का। इसके बाद में आ जाते हैं 4थे नंबर के फिजिकल फीचर पे, जो कि बनता है 2 टाइप से। हमारे यहां पर 2 डिवीजन है उसके, मतलब अगर गुजरात के पास से नर्मदा रिवर को निकाल देंगे, जहां पर मेरा कर्सर है प्लीज इसको देखना, नर्मदा रिवर, जहां इंडिया लिख रहा है इसके पैरेलल गुजरात, गुजरात के पास से नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर क्या करती है, नर्मदा रिवर आपकी इंडिया के जो पेनिसुलर प्लेटो है, प्लेटो डिवीजन कर देती है 2 पार्ट में। नर्मदा रिवर के नॉर्थ वाला कहलाता है सेंट्रल हाईलैंड, और नर्मदा रिवर के नीचे वाला कहलाता है आपका डेक्कन प्लेटो। अब डेक्कन प्लेटो भी पहुंच के नर्मदा रिवर के पैरेलल चले जाएंगे। यहां जैसे नर्मदा रिवर एंड हुई, नर्मदा रिवर के बाद में एमपी वाला एरिया याद रखना, नर्मदा रिवर एमपी, एमपी के जस्ट थोड़ा सा आगे, मतलब इस वाले रीजन में बांग्लादेश के पैरेलल इधर वेस्ट साइड में आपको दिखेगा छोटा नागपुर प्लेटो। कई बार मैप में पूछ लेता है, हालांकि ये आपके नहीं है, फर्स्ट टर्म वाले एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया गया, तो इसको छोड़ दो, ठीक है, बट फिर भी आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। आगे देखिए, इसके बाद में आ जाता है हमारे 3 देख लिए हमने, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हो गए। अब आ जाते हैं हमारे आइलैंड ग्रुप्स। तो यहां पर पड़ेगा आपने अरेबियन सी की तरफ लक्षद्वीप आइलैंड, और इधर आ जाइए अगर आप तो यहां पर पड़ता है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये दोनों आपकी क्या है, यूनियन टेरिटरीज भी है, ये भी आपको पता है। अब इसके बाद में आ जाते हैं हमारे 6th एंड लास्ट पे, जो कि आता है आपके वेस्टर्न घाट्स, कोस्टल प्लेन्स कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वेस्टर्न घाट्स एंड कोस्टल प्लेन्स, इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखो यहां पर आपको ग्रीनरी दिख रही होगी कुछ इन एरियाज में, ये जो ग्रीनरी है कुछ, देखो इसमें तो बीच बीच में गैप आ रहा है ना, इसमें तो बीच बीच में गैप आ रहा है, जबकि यहां पर एक सीधी रेंज है। अब देखो ये वाली, ये सीधी रेंज, तो ये जो सीधी रेंज है ये कहलाती है आपकी वेस्टर्न घाट्स, मतलब पहाड़ों का एक रेंज है। इधर कुछ गैप है, क्योंकि हमने जब चैप्टर पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा है आपने तो आप जाएं और प्लेलिस्ट खोल के देखें, वहां पर फिजिकल फीचर जब हम पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, एक प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो मिलेगा, चैप्टर नंबर 1 की क्लास 9th ज्योग्राफी, तो वहां पर आप जाके देखेंगे तो यू विल केम टू नो कि ये डिविजन्स कैसे हैं। तो ये आ जाता है आपका वेस्टर्न घाट्स, ये आ जाता है आपका ईस्टर्न घाट्स, और ये वाला जो एरिया, ये कोस्टल प्लेन्स हो गए, आपके कोस्टल एरियाज हो गए, मतलब जहां पे समुद्र और लैंड आपस में मिलती है। तो ये एक बेसिक सा हमारे एक ये फिजिकल फीचर का इंट्रो था। इसके बाद में आ जाते हैं हमारे कुछ नेबरिंग कंट्रीज के बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर हमारे पड़ता है चाइना। अगर इसका आप शेप देखेंगे तो बिल्कुल मुर्गे के जैसे आपको लगेगा, मुझे तो मुर्गे जैसा लगता है, और मैं आपको भी ये कहूंगा, देखो एक बार गौर करके फिर आप जज करना क्या मैं सही कह रहा हूं। यहां से जहां जहां मेरा कर्सर जा रहा है आप इसको एक बार फोकस करें, ये वाला जो शेप है ये चाइना का है, हालांकि लैंड एरिया के अंदर देखा जाए तो काफी ज्यादा बड़ा है, ठीक है। इसके बाद में अगर आप थोड़ा सा हमारे वेस्ट की तरफ चले जाएंगे तो हमारा एक सबसे नजदीकी दोस्त है जिसको आप कहते हो पाकिस्तान। तो बहुत ही नजदीक है हमारे, और बहुत ही नजदीकी करीबी मित्रों में से काउंट किया जाता है हमारे लिए। तो ये पाकिस्तान, अगर अमूमन देखा जाए पूरे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज को देखा जाए तो 9 नेबरिंग कंट्रीज के साथ इंडिया अपने आप को एज अ सब कॉन्टिनेंट कंसीडर कर सकता है, और वर्ल्ड में इसको कंसीडर किया भी जाता है। चलिए, इसके बाद में ये तो एक सिंपल सा इंट्रो हुआ अबाउट इंडिया। अब मैं जो बात कर रहा था ग्लोब की, तो ग्लोब क्योंकि एक मिनिएचर है। अब देखो ये क्या है, यहां पर अगर आप गौर करते हैं तो ग्रीनलैंड के बाद में आप थोड़ा सा और नीचे जाते हैं तो देखिए यहां नॉर्थ अमेरिका, ग्रीनलैंड आपको दिख गया। अगर मैं मैप के अंदर जब देखता हूं तो ये वाला एरिया मुझे बहुत बड़ा दिखता है। किसके बराबर दिखता है? मुझे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बराबर दिखता है मैप में। अगर आपके पास में है तो आप देखिएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्या होता है, ये एक्चुअली काफी छोटा हिस्सा है। ये जो ग्रीनलैंड है ना, ये बहुत छोटा हिस्सा है। किससे? लगभग इतना सही है। किसके कंपेयर करते हो आप? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बहुत ही छोटे से हिस्से से रिलेट करता है आपका ग्रीनलैंड। चलो कोई नहीं, ये तो मैप, क्योंकि कभी भी
एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ में नहीं हो सकता, इसीलिए हम अमूमन यूज करते हैं ग्लोब को कोई भी सही डिस्टेंस मेजर करने के लिए। हालांकि ग्लोब भी एक मिनिएचर है और एक्यूरेट तो ये भी नहीं बताता, बट फिर भी हाँ वी कैन डू दैट। अब ऐसे में ये तो सारी चीजें हो गई जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आपके साथ में, और जो मैं बीच में ही मैं बताना मतलब रुक गया था, दैट वाज यूरोप। मैं यूरोप इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि क्लास 9th एंड 10th के लिए दोनों के लिए ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूरोप। यूरोप के बारे में अगर आप डिस्कस करें तो आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, ऑफ कोर्स उससे आप मतलब आपकी कंट्रीज के बारे में आपसे डिस्कस कर सकता है। तो मैं यहां पर सबसे पहले आपको बताता हूं यूरोप के बारे में, ठीक है, फिर हम कनेक्ट करेंगे अपने कुछ और भी रीजंस को, ठीक है। तो आ जाइए हम डिस्कस करते हैं यूरोप के ऊपर। सबसे पहले इसको उठा के यहां ले लेते हैं और ROP यूरोप, ये आ गया यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो चलिए यूरोपियन कॉन्टिनेंट की सैर करते हैं और यहां पहुंच गए हम यूरोप में। अब बोलना मत घुमाया नहीं मैंने तुम्हें, मैं सारी जगह घुमा के लेकर आ रहा हूं तुम्हें बिना किसी वीजा के, हालांकि बिना वीजा के जाना मत, फिर भी चलो हम यूरोप पहुंच गए हैं भारत से तुरंत। देखा कितनी जल्दी पहुंच सकते हैं। अब देखो समझने वाली बात, यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो है सबसे प्रॉस्परस कॉन्टिनेंट्स में काउंट होता है। प्रॉस्परस इसलिए क्योंकि यहां के जो नेशंस हैं काफी सिविलाइज्ड माने गए हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन इनके अंदर सबसे पहले आया, इन्होंने पूरे वर्ल्ड पर रूल किया, सबसे ज्यादा वेल्थ इनके पास में थी, नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा सुप्रीम रहे ये वर्ल्ड में शुरुआत से ही। तो ऐसा कौन कौन सी कंट्री के साथ हुआ और हमारे लिए कौन कौन सी कंट्री यूरोप में इंपॉर्टेंट है उसको हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक्स के बारे में आपको बता रहा हूं, उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे हमारे यूरोपियन कॉन्टिनेंट्स की कंट्रीज के बारे में। यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्री आपको दिखेगी, जो आपको यूनाइटेड किंगडम के नाम से यहां पर दिख रही है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो समझें यूनाइटेड किंगडम्स है क्या। एक्चुअली यूनाइटेड किंगडम जो है वो 3 कंट्रीज से मिलकर के बना हुआ है। अमूमन अगर मैं यूं कहूं कि 4 कंट्री से मिलकर बना हुआ है तो भी ठीक है। यहां पर आ जाता है सबसे पहले ये वाला जो रीजन है। अब देखो इसने यूनाइटेड किंगडम कहा, अगर मैं इसके अंदर इंग्लैंड कहता हूं, लंदन कहता हूं, देखो इंग्लैंड लंदन, ये जो लंदन है अगर मैं इसको लंदन कहूं तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि पहले लंदन ही हुआ करता था, फिर इसने अपने आप के साथ में वेल्स को जोड़ दिया, वेल्स के साथ में इसने अपने आप को स्कॉटलैंड के साथ जोड़ दिया। ये स्कॉटलैंड, ये लंदन और ये मतलब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, इसके साथ में इन्होंने आयरलैंड के भी 2 टुकड़े करवा दिए। रिलीजियस रियोट्स वहां हुई और इसके अलावा आयरलैंड मतलब इसके बाद में आयरलैंड के 2 टुकड़े हुए, नॉर्दर्न आयरलैंड। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि यूके क्या है, ब्रिटेन क्या है, लंदन क्या है, इंग्लैंड क्या है, बहुत कंफ्यूजन है, और ब्रिटिश एलिस क्या है। तो यहां पर बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट दिमाग में रखो, जब आप बात कर रहे हो यूके की, तो यूके में आपने स्कॉटलैंड को जोड़ा है, वेल्स को जोड़ा है, इंग्लैंड को जोड़ा है, और यहां पर आपने जोड़ लिया किसको, नॉर्दर्न आयरलैंड को। तो ये वाला आयरलैंड क्या है सर, तो ये वाला आयरलैंड है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इस वाले आयरलैंड को ब्रिटेन वाले अपने कब्जे में कर नहीं पाए। मैंने बोला ब्रिटेन, तो ब्रिटेन बोले तो ये इंग्लैंड वाला हिस्सा, ये इंग्लैंड, लंदन, जिसको आपने क्या कहा है, देखो अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा, अगर मैं यूनाइटेड किंगडम्स पे क्लिक करूंगा तो इसकी टेरिटरी बन जाएगी। अब ये इसकी टेरिटरी बन गई, ये पूरा हिस्सा किसका है, यूनाइटेड किंगडम्स का है। तो यूनाइटेड किंगडम्स में क्या क्या आया, इसमें वेल्स आया, इसके अंदर स्कॉटलैंड आया, इसमें इंग्लैंड आया, और इसके अंदर नॉर्दर्न आयरलैंड आया। इन तीनों को मिलाकर के, इन चारों को मिलाकर के बनता है यूके। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो क्लास 10th जो हमारा चैनल है उसमें जाएं, क्लास 10th में चैप्टर खोलें 1, उसके अंदर नेशनलिज्म इन यूरोप खोलें, उसकी प्लेलिस्ट में स्क्रॉल करें और वहां पर एक लेक्चर है जिसका नाम है स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। उसको जब आप ओपन करेंगे तो इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। होपफुली आपको चीज समझ में आ जाएगी। क्लास 9th वाले भी जाके देख सकते हो, क्लास 10th वालों को तो ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो भैया बहुत गड़बड़ है। चलो ये तो था एक छोटा सा आपके लिए जनरल इंट्रो। अब अगर मैं यूरोपियन कंट्रीज की बात करूं तो सबसे पहले याद करने की शुरुआत करते हैं हम कि कैसे इसको याद करेंगे। देखो यहां पर आता है नाइदरलैंड्स। 2 कंट्रीज तो बहुत बहुत सिंपल तरीके से याद कर सकते हो आप कि ब्रिटेन, यूके के जस्ट पैरेलल अगर आप देखेंगे तो 3 कंट्रीज पहले पैरेलल आती है नॉर्थ सी के। कौन कौन सी, नाइदर नॉर, इंग्लिश में पढ़ा होगा ना नाइदर नॉर, तो नाइदर और नॉर, नाइदर नॉर, नाइदरलैंड्स और नॉर्वे, ये दोनों कंट्रीज आ गई। इसके बीच में आ जाता है डेनमार्क। क्लास 10th वाले बच्चे इसको थोड़ा सा फोकस करें, जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे तब हमने वहां पे जर्मन यूनिफिकेशन पढ़ा था। जर्मन यूनिफिकेशन में मैंने आपको 3 वॉर बताई थी, उसमें से एक वॉर हुई थी जर्मनी की डेनमार्क
डेनमार्क के साथ जो उसके एरिया को छुड़वाना चाह रहे थे। तो जर्मनी के ऊपर डेनमार्क। तो याद रखें, क्या याद रखना है कि नॉर्दर्न, अगर यहां पे आप नॉर्वे के बाद में देखेंगे डेनमार्क, डेनमार्क के नीचे जर्मनी, जर्मन टेरिटरी आप बहुत आसानी से पहचान जाएंगे। अभी अपन ब्लैंक मैप लेंगे, उस ब्लैंक मैप में आपको मैं मार्क करने को बताऊंगा, ठीक है। आप सबसे पहले क्या मार्क करेंगे, आप चले जाएं यूके आयरलैंड वाला हिस्सा, इसके बाद में। अच्छा एक चीज और, अगर थोड़ा सा इसको आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, अगर आपके पास में ग्लोब है तो देखते हैं, तो यह एक छोटी सी टेरिटरी और है, इसको आप कहते हैं आइसलैंड। आइसलैंड से ठीक नीचे क्या आ जाता है, इसके बाद में आ जाता है यूनाइटेड किंगडम्स। इसके बाद में अगर मैं थोड़ा सा यूनाइटेड किंगडम के पैरेलल ईस्ट साइड में जाता हूं तो उसके पैरेलल मुझे दिखता है डेनमार्क। डेनमार्क के नॉर्थ में जब मैं जाता हूं तो वहां पर मुझे दिखता है नॉर्वे। नॉर्वे के पास में देखो, इसको याद करने का तरीका, इसको छोटे छोटे इसके जो लेटर्स हैं उसको आप याद कर लो। इसको याद करने का सबसे सही तरीका क्या होगा, NSF याद रहेगा। NSF मतलब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, मतलब जैसे इनका जो शेप दिख रहा है अपने को वाटर ड्रॉपलेट्स का, देखो नॉर्वे पे जब जाते हो तो नॉर्वे का ये पूरा रीजन है। मैं आपको ये सिर्फ टिक मार्क करके इसलिए बता रहा हूं सो दैट यू कैन इमेजिन कि यहां पर नॉर्वे की बाउंड्री इनके साथ में शेयर होती है। नॉर्वे के पैरेलल आप देखेंगे तो यहां पर आएगा स्वीडन। देखो NSF इतना याद रखना, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये तीन वो टेरिटरीज हैं जो आपको यूरोप में याद करनी है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अच्छा NSF के बाद में अगर आप ई भी इसके साथ जोड़ देते हैं, कैसे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के नीचे आ जाता है आपका एस्टोनिया। एस्टोनिया बहुत ही छोटी सी जगह है लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। अगर आपको मौका मिले कभी तो आप जरूर जाइएगा, पूरा यूरोप घूमे, मौका मिलता है तो कभी, अदरवाइज तो मौका मिलेगा नहीं। मौका भुनाना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और अपने आप को कैपेबल बनाना पड़ेगा। चलिए, बाल्टिक सी के बारे में तुमने सुना होगा। अब देखो जो चीज समझने वाली है, यहां पर यूनाइटेड किंगडम्स के पैरेलल जब मैं चला तो ऊपर की तीन मैंने कंट्रीज बीच में देख ली बड़ी बड़ी सी, एक नॉर्वे, NSF के बाद में मैंने नीचे देखा एस्टोनिया, एस्टोनिया के पैरेलल जो था बाल्टिक सी, बाल्टिक सी के बाद में अब वापस से आ जाओ अपने किसके, डेनमार्क के ऊपर। डेनमार्क के नीचे मैंने जर्मनी बताया, जर्मनी के पास में पोलैंड आ जाता है। अब एस्टोनिया के नीचे ये पोलैंड वाला रीजन भी आप आसानी से रिकॉग्नाइज कर लेंगे। इसके पैरेलल जब चलेंगे ना तो इसके पैरेलल आपको मिलेगा लाली। लाली क्या होता है, लाली अगर देसी भाषा में हमारे देखें, अगर हमारे नॉर्मली गांव देहात वाले क्षेत्र में जब जाते हैं तो छोटी सी जो बच्ची होती है उसको हम कहते हैं लाली, ए लाली इधर आ, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो लाली से दो कंट्री याद कर लो, ला से लैटविया और उसके नीचे ली से लिथुआनिया। तो दो कंट्रीज और आपको याद हो जाएगी, एस्टोनिया के नीचे लाली, ला से लातविया और उसके नीचे लिथुआनिया। ये दो कंट्रीज आप याद कर लें। अगर ये याद हो गया है तो मैक्सिमम यूरोप आपने कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि अब तो बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज बची हैं। देखो कैसे, लिथुआनिया के बाद में आ जाता है आपका पोलैंड। पोलैंड वाला वही रीजन है जो किसने जीतने की कोशिश की थी, हिटलर ने। क्लास 9th वाले बच्चे थोड़ा सा याद रखें, टर्म 2 वाले सिलेबस में आपसे पूछा गया है कि जर्मनी की टेरिटरी देखना आप एक बार, जर्मनी से निकल के कहां पहुंचे हम, पोलैंड। पोलैंड भी बहुत बड़ी टेरिटरी अपने साथ में लिए हुए है। तो किससे, अच्छा ये एक और चीज बच रही है, अगर इसको मैं थोड़ा सा और जूम करता हूं, तो लिथुआनिया आ गया, पोलैंड आ गया। ये वाला जो एरिया है, ये वाला कमेंट करके मुझे तुरंत बताओ ये वाला रीजन कौन सा है, ये वाला। अच्छा इसके पैरेलल अगर मैं इसको एक बार जूम आउट करता हूं तो यहां पर एक बार समझना, देखने की कोशिश करना, ये वाला रीजन आपको चैप्टर नंबर 1 की याद दिलाएगा। ये वाला रीजन आपको चैप्टर नंबर 1 की याद दिलाएगा। क्लास 10th वाले जब पावर शेयरिंग वाला चैप्टर हम पढ़ रहे थे तब तुम्हें याद आ जाएगा कि बेल्जियम रीजन था। बेल्जियम रीजन क्यों बनाया गया था ये क्लास 9th वाले तुम्हें अच्छे से बता पाएंगे। क्लास 10th और क्लास 9th एक चैप्टर यूरोप वाला तुम्हें दोनों को जोड़ के रखता है। पार्ट 1 आप क्लास 9th में देखते हैं, पार्ट 2 आपको मिलता है देखने को क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 में। जब आप पार्ट 1 रशियन रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं और यूरोप का सोशलिज्म पढ़ रहे होते हैं, तब आपको उसका सेकंड पार्ट क्लास 10th में नेशनलिज्म इन यूरोप में देखने को मिलता है। ठीक है, चलो इसको मैं अब सिंपल मैप में लेकर आता हूं। इस पूरे के पूरे मैप को मैं सिंपल एक मैप में लेकर आता हूं सो दैट आई कैन मेक यू रियलाइज कि कितना इंपॉर्टेंट है। चलो उसके पहले एक और चीज याद कर लो, क्लास 10th वाले बच्चे
जब हम यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था, ये देखो आज के टाइम में जो इटली हमें दिखता है ये वाला रीजन है इटली का। पहले ये वाला रीजन इटली का हुआ करता था इतना सा, ये इटली के पास में नहीं था। नाउ अगर इस पे मैं क्लिक करता हूं तो आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे इतना एरिया इटली के पास में है। पहले केवल इतना सा हुआ करता था, अब ये पूरा एरिया इटली के पास में है। ये वाला हिस्सा फ्रांस के अंडर में आता है, इसको मैंने अगर मार्क किया, अगर मैं फ्रांस को मार्क करता हूं तो देखो ये वाला हिस्सा भी फ्रांस के अंडर में चला जाएगा। आप याद करें जब जर्मनी के बारे में हम पढ़ रहे थे तो इस टेरिटरी पर यहां पे इटली वाले रीजन, सॉरी जर्मनी नहीं, इटली वाले रीजन पे जब हम जा रहे थे तो इटली वाले रीजन के अंदर केवल इतना सा एरिया नहीं था, इसके इस वाले हिस्से को बॉर्बन डायनेस्टी स्पेन ने क्या कर रखा था, अपने पास में ले रखा था। तो अगर आप यूरोप का बिल्कुल वेस्टर्न साइड देखेंगे तो दैट वुड बी पोर्तुगाल और उसके पास में पड़ता है स्पेन। ठीक है, मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, शंका नहीं होगी, दुविधा नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। डाउट है तो भी बता देना। तो मेरे हिसाब से यहां तक तो सारी चीजें रिफाइन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शुरुआत करते हैं पोलैंड से, स्पेन से, फ्रांस पहुंचे, बेल्जियम पहुंचे, नीदरलैंड पहुंचे, जर्मनी पहुंचे, हां पोलैंड भी पहुंच गए। अब एक और चीज जो इसी में मैं आपको बता दूं, देखो पहले क्या होता था, ये जो ऑस्ट्रियन एम्पायर है जो आज आपको केवल इतना सा दिख रहा है, इतना छोटा सा जो आपको दिख रहा है ऑस्ट्रियन एम्पायर, पहले ये इतना सा नहीं था, पहले ये एम्पायर थोड़ा बड़ा हुआ करता था। ऑस्ट्रियन एम्पायर एक बहुत बड़ी टेरिटरी थी, हंगरियन ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर जुड़ा हुआ करता था। बाद में जब इसके अंदर यहां पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो यहां पे सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हुई, तो ऑस्ट्रिया अलग हो गया, हंगरी अलग हो गया। मैं कह रहा हूं ऑस्ट्रिया, जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं पता है ऑस्ट्रिया क्या है, तो वो क्लास 9th एंड क्लास 10th वाले जो लेक्चर्स हैं उसको देखें। अगर आप जनरली सर्व करते हुए यहां पर पहुंचे हैं तो इसकी हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको हमारे चैनल की हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है उसके पहले लेक्चर, मतलब पहले चैप्टर्स दोनों ही क्लासेस के 9th एंड 10th के, उसको स्टडी करना पड़ेगा। ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर पहले एक हुआ करता था, आगे चल के ये टुकड़ों में बट गया जब पूरे नेशंस डिवाइड हो गए। ठीक है, इसके बाद में चेकोस्लोवाकिया, ये भी आपने पढ़ा होगा, जो आगे चल के चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया इसमें कन्वर्ट हुआ, चेक रिपब्लिक में बदल गया और स्लोवाकिया अलग हो गया। ठीक है, इतना ही था। अब आ जाते हैं हमारे नॉर्मल मैप पे। मेरे हिसाब से यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, अगर है तो बता दो। चलिए आ जाते हैं नॉर्मल मैप पे। सुनाओ, अब हम आ गए हैं हमारे मैप पर। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा, वो ग्लोब का एक तरीके से रेप्लिका था, नाउ वी आर ऑन मैप। ये आ गया हमारा वर्ल्ड मैप। ठीक है, देखो भाई ग्रीनलैंड मैंने आपको बताया था ना एक, उसके अंदर जब आप देख रहे थे एक्चुअल जो साइज है ग्रीनलैंड इतना बड़ा जो दिख रहा है ना, ये इतना सा हिस्सा होता है ग्रीनलैंड का, और ये जो ऑस्ट्रेलिया आपको इतना सा दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया काफी बड़ा होता है। ठीक है, चलो इसके अंदर थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हम यूरोप की बात कर रहे हैं तो अभी केवल यूरोप पे टिके रहो, कहीं इधर उधर मत जाओ भाई। तो देखो सबसे बड़ी बात, आइसलैंड पहुंच गए, ये ज्यादा दूर चले गए, आइसलैंड आप पहुंच गए हो, आइसलैंड के बाद में आप आ जाओ कहां पे, थोड़ा सा नीचे आए, और नीचे जाने के बाद में आप यहां पर देखें आयरलैंड। आयरलैंड के दो हिस्से हो गए, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये आ गया आपका लंदन, ये आ गया लंदन, ये आपका पूरा इंग्लैंड, ये वेल्स आ गया, ये आपका स्कॉटलैंड आ गया। यहां से डेनमार्क मैंने आपको बताया, डेनमार्क के ऊपर चले जाएंगे नॉर्वे, स्वीडन आ गया, फिनलैंड आ गया, ये आ गया आपका एस्टोनिया, और ये आ गया आपका लाली। लाली के बाद में आपका पोलैंड, जर्मनी, ये आ गया फ्रांस, स्पेन एंड पोर्तुगाल। इसके बाद में जब आप जाएंगे तो इटली आ जाएगा। ये बीच वाला पार्ट शायद मैंने आपको नहीं बताया था, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, जाइएगा कभी मौका मिले तो। स्विट्जरलैंड, यहां आ गया आपका चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, ऑस्ट्रियन हंगरियन एम्पायर आ जाता है, और इसके बाद में यहां आ जाता है रोमानिया। जैसे ही आप थोड़ा सा और पैरेलल जाते हैं, ये आ जाता है आपका हंगरियन एम्पायर के ठीक बाद में रोमानिया। रोमानिया के नीचे आ जाती है बुल्गारिया, बुल्गारिया के नीचे ग्रीस। ग्रीस वाला जो रीजन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्यों? जो एंशिएंट ग्रीक्स हमारे यहां पर थे, एंशिएंट ग्रीक्स से हम काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे, हमारे यहां के जितने भी किंग्स थे, ऑल द किंग्स हैड अ ग्रेट रिलेशन विथ एंशिएंट ग्रीक कम्युनिटीज। जितने भी राजा थे वो अपने अपने रिप्रेजेंटेटर्स यहां पर भेजते थे हमारे किंगडम्स के पास में। इवन हमारे आर्किटेक्चर में भी आपको ग्रीस का इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है। तो ये तो आ जाता है, जैसे आपको यहां पर इटली बताऊं, यहां पर आ जाता है आपका जर्मनी, यहां आ जाता है आपका फ्रांस, यहां स्पेन आ जाता है, पोर्तुगाल आ जाता है, यहां पे आ जाता है पोलैंड आपका। यहां पर जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, आपको कैसे याद करना है, देखो इसके लिए आपको मैंने यहां पर डेनमार्क बताया था, डेनमार्क के ऊपर आप यहां जाएंगे तो यहां क्या था, मैंने आपको यहां पर बताया नॉर्दर्न, ये नाइदर, फिर बताया था नॉर्वे। ठीक है, इसके पास में यहां पर बेल्जियम बता दिया था शायद मैंने, देखो बेल्जियम। ठीक है, इसके बाद में नाइदरलैंड्स, नाइदरलैंड के ठीक ऊपर मैंने आपको बताया था नॉर्वे। इसको याद करने का मैंने एक और तरीका बताया था, NSF कर लेना, NSF के बाद में यहां ई कर लेना, यहां कर देना ला और यहां कर देना ली। ठीक है,
अब इसके बाद में जब आप नीचे जा रहे हैं तो ये छोटी सी जो जगह आपको दिख रही है, ये वाली जो छोटी जगह, पहले तो इसको देख लो, ये स्विट्जरलैंड आ जाता है। स्विट्जरलैंड के पैरेलल जब आप इस तरफ चलते हैं, स्विट्जरलैंड के अच्छा ये वाला रीजन, ये वाला भी फ्रांस का ही है भैया, ये वाला इटली का ही है भैया, ठीक है। अच्छा इस वाले में से इस वाले रीजन को छोड़ दो आप, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से 3 टेरिटरीज जो बड़ी बड़ी है, ये आ गया आपका ऑस्ट्रिया, ये आ गया आपका हंगरी, ये ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर के बाद में रोमानिया आ जाता है यहां पे, ये आ गया आपका बुल्गारिया। बस इतना ही याद कर लो, आपका पूरा का पूरा इटली लगभग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया था, इतना ही आपसे पूछेगा, ज्यादा दिमाग अपने को ना तो लगाना है ना तुम्हारे पास में खर्च करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम है। अच्छा इसके अलावा ये और सुनो कि ये जब सब कुछ हो गया तुम्हारा, तो इसके बाद में आपको अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू देखूं आपकी एग्जामिनेशन का, जो टर्म टू एग्जामिनेशन है, टर्म टू एग्जामिनेशन, एक सेकेंड रुकिए, टर्म टू एग्जामिनेशन के अंदर स्पेशली क्लास 9th की मैं बात करूं तो क्लास 9th वालों को इस वाले यूरोपियन जो हमारा ये यूरोप का टेरिटरीज है, इसके अंदर से कुछ चीजें पढ़ने बहुत जरूरी है। क्या क्या है वो यहां पर देखते हैं। देखिए एक सेकेंड रुकिए, यहां पर यूरोपियन टेरिटरीज की बात करते हैं। ओके सो ये है आपका इस बारी का टर्म 2 वाला जो सिलेबस है वो। इस टर्म 2 सिलेबस के अंदर आपसे क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले तो इसने पूछा है हिस्ट्री में से, आज हम केवल हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। क्लास 10th वाले भी इससे काफी कोरिलेट करेंगे, क्लास 10th वाले भी देख लीजिएगा, इसको बहुत सिंपल सा है। देखिए यहां पर सबसे पहले रशियन रेवोल्यूशन और सोशलिज्म इन यूरोप वाले में से आपसे आउटलाइन पूछ रहा है, आउटलाइन तो अब कर दोगे तुम। फिर इसने पूछा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो भी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही थी उनको मेजर करें। तो देखो जर्मनी आप बता देंगे, हालांकि आपको स्पेसिफिकली, हालांकि इसके बाद तो बहुत चेंजेस आए हैं, इसके बाद तो काफी चेंजेस आए थे, लेकिन आपको वो चीजें अभी याद नहीं करनी। आपको केवल जो आज का वर्ल्ड मैप होगा उसके हिसाब से देगा, या तो देखो बिल्कुल ब्लैंक दे देगा वो, आपको फिजिकल फीचर वाले में बिल्कुल ब्लैंक दे देगा, आपको उसमें हाईलाइट करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मन, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर और टर्किश एम्पायर। टर्किश को आप कहेंगे ऑटोमन एम्पायर। अब कैसे मार्क करेंगे इसको, देखो ये वाला आपका जर्मनी रीजन आ गया, ये जर्मनी के बाद में इसको एक बार इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसको हाईलाइट करते हैं थोड़ा सा, देखिए ये वाला जो रीजन है, ये मैंने ऑस्ट्रिया को करा, हंगरी को करा और मैंने ऑटोमन एम्पायर को करा। ये बुल्गारिया वगैरह जो मैंने सारा बताया था ना, ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर में ही आएगा, ठीक है। तो ये वाले तो एक तरफ थे, ये था ग्रुप नंबर 1 जिसको आपने सेंट्रल पावर कहा। क्या कहा आपने, सेंट्रल पावर, ये रहा आपका सेंट्रल पावर। इसके बाद में एक दूसरे मित्र राष्ट्र जिसको कहा फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, यूएसए। अगर इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में समझाऊं तो आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। ये हालांकि वर्ल्ड वॉर 2 वाला पार्ट है, बट मैंने वर्ल्ड मैप चलो इसमें दिखा देता हूं ना, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे आप। देखो यहां पर, तो यहां पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो इसमें कुछ जो लोग थे वो कॉमन थे। कौन कौन से थे, यहां पर एक बार आपको मैं मार्क कर रहा हूं। देखिए यहां पर आप जब जाएंगे तो ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये है आपका रशिया, यूएसएसआर कहा हमने इसको, यूएसएसआर, ठीक है। क्योंकि याद रखें क्लास 9th वाले तो बहुत अच्छे से इसको जानते होंगे, 9th वालों के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं यूएसएसआर वाला पॉइंट, पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ा है रशियन रेवोल्यूशन हमने, तो उसमें हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। मैंने अभी, अच्छा ये और बताओ मुझे कि मैंने अभी कौन से नेशन के ऊपर हाईलाइट कर दिया था गलती से। अगर आपका जवाब है जापान तो बिल्कुल सही हो आप, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा था ये आपका रशियन टेरिटरी है, रशियन टेरिटरी बहुत बड़ी है। रशिया एक तरफ था, ब्रिटेन एक तरफ था, ठीक है। ब्रिटेन के बाद में रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, फ्रांस को भी हाईलाइट करेंगे। देखो भाई फ्रांस को हाईलाइट करते हैं, ये आ गया आपका फ्रांस, और इसके अलावा ये आ गया आपका यूएसए, ये आ गया आपका यूएसए। तो 4 तो हमने कंट्रीज को एक साथ ले लिया। कौन कौन सी कंट्री पड़ी, ये पड़ी रशिया, फ्रांस, इसके अलावा रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और यूएसए। यूएसए हालांकि लास्ट टाइम पर आता है और सेंचुरी हिट करके चला जाता है। चलिए ये आ गया, इसके बाद में आ जाइए अपने वापस से मैप पे। तो ये तो आपने कर लिया, ये भैया ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला। अब दूसरे वाले में बात करें, नाजिज्म वाले में बात करें, या फिर हम डिस्कस करें कि हिटलर का पावर कहां कहां पे एक्सपेंड हुआ, वो वापस बताता हूं। अभी पहले ये देखो, इसके अंदर इसको कहा गया सेंट्रल पावर को, इसमें वापस से जर्मनी है बीच में,
लेकिन इसको एक्सिस पावर कहा गया। एक्सिस पावर में इस बारी जर्मनी था, इटली था और जापान था। नन्हे नन्हे से नेशंस थे लेकिन काम बड़ा बड़ा कर दिया इन्होंने। इसके अलावा ये अलाइन पावर्स थे। अलाइंस मतलब एक तरीके से मित्र राष्ट्र, ये सेम वही है। यूके है, यहां पर यूएसएसआर है, यूएसए है और फ्रांस है। अगर मैं यहां पर रशिया कहूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यूएसएसआर कहूं चाहे रशिया कहूं एक ही बात है। यहां पर मैंने रशिया कहा है, यूएसएसआर कह दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1917 में यूएसएसआर का फॉर्मेशन हो गया था, आप जानते हैं 9th क्लास वाले बच्चे। यूके, फ्रांस, यूएसएसआर और यूएसए ये था। और सेम ये अगर आप देखेंगे मैप में तो भैया ये देखो, यहां पर आ गया आपका, इस वाले को भी हाईलाइट कर लो, ये आ गया आपका यूएसए, ये 1 2 ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और यूएसए, ये एक तरफ। और देखो 3 नन्हे नन्हे नेशंस, बड़ी जाति की इन्होंने। ये देखो यहां पर जर्मनी, ये इटली, इटली कितना सा है, नन्हा सा है। और इधर आ जाओ आपके तीसरे नंबर पे जापान। अब जापान को बेचारे को एक तरीके से बिना मतलब में घसीट लिया इन्होंने। तो ये था आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मैप। मेरे हिसाब से यहां पर भी आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, अगर है तो दसो भाई कोई तकलीफ तनु, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके अलावा यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक इंटरेस्टिंग चीज फिर से दिखा रहा हूं, तो प्लीज एक बार फिर से गौर करना। जब फ्लैशबैक में अपन आते हैं और मैं जब आपसे बात कर रहा था कि इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, तो ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग ऐसा आपको लगे उसके लिए जरूरी है कि मैं आपको यह बताऊं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड कैसे हुआ। तो देखो एक नन्हा सा नेशन, प्यारा सा नेशन, अच्छा सा नेशन, एक देखो कितना नन्हा सा है ना। देखो ये है आपका जापान, बेचारे को बिना मतलब में घसीट लिया, जिसकी जरूरत ही नहीं थी। जापान को घसीटा बिना मतलब में और जापान भी या जोश में आ जाता है। हिटलर बोलता है तुमसे बढ़कर कौन, तो बोलता है बिल्कुल सही बात है, हमसे बढ़कर कौन। तो ये क्या करता है, जापान बहुत ही आप कह सकते हो ना, मतलब थोड़ा सा जोश में ज्यादा आ जाता है और ये जापान एक बम गिरा देता है। कहां पे, पर्ल हार्बर पे, पर्ल हार्बर। अब इसको एक बार देखना कैसे, कहां जाएंगे, कितना दूर है। जापान यहां है और पर्ल हार्बर यहां है। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है, अगर आप कभी जाएंगे तो। जैसे मालदीव्स में आपको आनंद आता है, वैसे ही यहां पर। मालदीव्स गए हो क्या, बता देना गए हो तो। ये पर्ल हार्बर, यहां पर अमेरिकन नेवी के जो शिप्स थे वो खड़े होते थे। यहां पर इसने क्या किया, एक बार डिस्टेंस देखेंगे आप, ये बहुत छोटी सी जगह है, ये बहुत ही छोटी सी जगह है। अगर इसको मैं मैप में देखूं तो काफी छोटा सा बम गिराया है इसने, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। देखो इसको मैं जूम आउट करके दिखा रहा हूं आपको। अब देखना ये नॉर्थ अमेरिका से और साउथ अमेरिका से कितना दूर है। इसको मैं ऐसे के ऐसे लेके जा रहा हूं, ये देखो, ये आपका आ जाता है, ये आ गया आपका साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका। इसके आगे मतलब इसके पास में पड़ता है पर्ल हार्बर, नॉर्थ अमेरिका के पास में ये पर्ल हार्बर आपका आ गया, ठीक है। और इससे डिस्टेंस देखना है आपको, इससे डिस्टेंस आप देखें किसका, ये पर्ल हार्बर आपको दिख गया, बस रुक जा भाई रुक जा। पर्ल हार्बर से अब डिस्टेंस देखना आप इसका। इसने क्या किया, एक छोटा सा बम गिरा दिया यहां पे, यहां से यहां पर। अगर आप मैप में देखते हैं तो वो डायरेक्शन अलग आपको दिखता है और इधर ये, तो मैंने इसको फोल्ड कर दिया, एक मैप बना दिया। तो यहां पर इसने बम गिराया यहां से यहां पे, ठीक है, यहां से यहां पे। अब आया भैया यहां पे यूएसए को गुस्सा कि भैया तुमने बम गिरा दिया हम पे, इतनी गुस्ताखी। तो इसने भी एक बम गिराया, एक नहीं गिराए, 2 गिराए। और कहां गिराए इसको देखते हैं थोड़ा सा। अगर मैं वापस जापान को एक बार बड़ा करता हूं और यहां पर देखो, सारी दुनिया अपने हाथ में है, अपने भगवान है अभी तो, मतलब कहना नहीं चाहिए, चलो कोई बात नहीं, लेट्स स्किप दिस। यहां पर तो 2 बम गिराए गए। एक बम गिरा हिरोशिमा पे, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूंगा तो आपको पता चल जाएगा, ये रहा देखो, एक तो गिरा हिरोशिमा पे, ये है आपका हिरोशिमा रीजन। एक तो बम गिराया यहां पर और एक गिराया यहां पे नागासाकी पर। हिरोशिमा और नागासाकी इन 2 जगहों पर बम गिराया और यहीं से एंड हो जाता है किसका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, 1945। तो ये 2 जगह थी, नागासाकी और हिरोशिमा। आज तक की कंडीशन ऐसी है, इससे बड़ा डिजास्टर ह्यूमन हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था और यूएसए वाज द रीजन। अब ऐसे में आप यूएसए को भी डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकते हो, शुरुआत इन्होंने की थी। लेकिन देखो साइज देख के लड़ना चाहिए हमेशा, इसीलिए कहते हैं कि भैया आप लड़ाई करो तो साइज देख के। बट कुछ जो थोड़े से अच्छे विचारों वाले इंसान हैं वो कभी भी साइज देख के लड़ाई नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, जोश है अपना अपना। तो ये था हमारा एक छोटा सा इंटरेस्टिंग सा लेक्चर, होपफुली आपको पसंद आया होगा।
अगर आपका कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई प्रॉब्लम है तो भी जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, विल डिस्कस अबाउट इट। हम फर्दर इसके बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे क्लास 9th एंड क्लास 10th से रिलेटेड। क्लास 10th का भी मैप जरूर देखेंगे हम, जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, और थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे दूसरे नेशंस तक भी हम पहुंच सकें। तब तक के लिए आप बने रहें चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।